जी नमस्कार साथियों, मैं शिव नारायण शर्मा भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान से हूँ। यहाँ पर सांता क्रूज में वकोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक सोसाइटी है होसांग। इस होसांग सोसाइटी के अंदर बिल्डर के द्वारा बिल्डर और लैंडलॉर्ड के द्वारा कई इलीगल काम किए गए और उसमें वहाँ की सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने भी हिस्सेदारी की उस इलीगल काम में। ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने आई तो हमने पूरा मामले को समझने की कोशिश की। इसमें हमें जो चीज़ समझ में आई उसे देखने की ज़रूरत है। पहला काम, यहाँ पर सोसाइटी बनी 2008 में। 2008 में उसकी ओसी हो गई। ओसी होने के बाद वहाँ पर बेचे गए तो 4 महीने तक क्या कहते हैं, जो बेचने के कई 4 महीने 6 महीने तक सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई। फिर किसी तरह सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई जो लेट हुई। उसके बाद कन्वेंस डीड वगैरह दे देनी चाहिए थी, वो कन्वेंस डीड नहीं दी गई। ये कन्वेंस डीड आज 14 साल हो जाने के बाद भी अभी तक सामने नहीं दी गई है। इसके अलावा वहाँ पर गैरेज के मामले में एक नया प्रपोजल डाला गया। कहाँ पर? बीएमसी के डिपार्टमेंट में। उस प्रपोजल की जब फाइल निकाली गई तो उस प्रपोजल के अंदर जो आर्किटेक्ट है उस आर्किटेक्ट के साइन है। उसके साथ बाकायदा लिखा हुआ है कि एनओसी है, वहाँ से रिलेटेड जो भी प्रपोजल से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज वो सब उसके अंदर डले हुए हैं, लिखे हुए हैं। लेकिन वो फाइल के अंदर एक भी पेपर नहीं है उससे रिलेटेड। किसी सदस्य ने एनओसी नहीं दी है, ये हमें बताया गया है। वहाँ पर जब एनओसी नहीं है तो प्रपोजल कैसे डालोगे आप? और ओसी मिल चुकी है, ओसी के बाद फिर नया प्रपोजल करके ही आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मगर वहाँ पर इलीगल तरीके से गैरेज बना दिया गया। आपको रोकना चाहूँगा, हाँ। पूछूंगा, ये जो गैरेज का जो प्रपोजल डाला वो सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद डाला या बिल्डर के ताबे में था तभी उसने किया? पूछेंगे? या। देखिए, यहाँ पर जो गैरेज बनाया गया वो उसका जो प्रपोजल दिया गया वो प्रपोजल ओसी हो जाने के बाद और उसके बाद रजिस्टर्ड भी हो गया। अब रजिस्टर्ड से पहले, मतलब सोसाइटी रजिस्टर्ड से पहले इन लोगों ने प्रपोजल डाला है, ऐसा हमारे को वहाँ नज़र आ रहा है उसके अंदर। लेकिन मुख्य चीज़ ये होती है ओसी हो गई उसके बाद आपको प्रपोजल है, उसके आगे के कार्य होने ही नहीं है इसके अंदर, और सोसाइटी की परमिशन के तहत ही आप ये सारा काम कर सकते हो। मगर इन लोगों ने इस तरीके की बातें वहाँ पर लिखी और उसमें सब आया दिखाई दे रहा है। जब इन सब चीज़ों के मामले में इन लोगों ने मतलब कार्रवाई या पूछा, कन्वेंस डीड वगैरह उस टाइम 2009 में मांगी गई थी, तो कोई भी अपने कन्वेंस डीड वगैरह नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया। और फिर जो सदस्य, सेक्रेटरी और ये सब बने थे उन लोगों ने कभी बिल्डर से पूछा भी नहीं कि भाई कन्वेंस डीड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। बिल्डर के जो कागजात, जो मूल कागजात होते हैं जो सोसाइटी के अंदर होने चाहिए, वो भी वहाँ पर नहीं आए। उसके अलावा जो टेरेस है, टेरेस के ऊपर गैरेज, अपने टेरेस के ऊपर ये बना दिया गया, कंस्ट्रक्शन कर दिया गया इलीगल, और उस कंस्ट्रक्शन को बेच भी दिया गया और उसके लिए 351 का नोटिस भी आया। इस सब की जानकारी किसी भी सदस्य को नहीं दी गई। लेकिन पूर्व के जो प्रबंधकीय समिति के सदस्य थे, कमेटी के, उन सबको ये मालूम था। 2015 तक बड़े आराम से ये खेल चलता रहा। वहाँ पर और भी कई चीज़ें चली है गैर कानूनी, जिसके बारे में बोलना तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो गलत है। ठीक, इसके बाद जब 2015 में मेलविन जी यहाँ पर सेक्रेटरी बने तो उन्होंने कन्वेंस डीड का मूल कागजात नहीं है उसका, इनका सबका मामला उठाया। तो इस मामले में सोसाइटी के लगभग सभी सदस्यों ने, मतलब क्योंकि सब दिखाई दे रहा था, जो पुराने सदस्य थे उन लोगों के पास जवाब नहीं थे, तो सब एग्री किए कि हाँ, हमें मूल कागजात लेने चाहिए बिल्डर से, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। सब लोगों ने साइन किए। उसके लिए उन लोगों को नोटिस भी दिया गया बिल्डर को। ये सारी चीज़ सभी सदस्यों ने वहाँ की। 2016 में, 2016 से 2020 तक लगातार कन्वेंस डीड के लिए कंप्लेंट करते रहे। यहीं पर एक और मुद्दा आ गया, वेट का। ये वेट जो है ये बनता ही नहीं है, ये सबका इंडिविजुअल है और उसमें जो भी चीज़ें आती हैं, इन लोगों ने जो लोग समझदार थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम वेट नहीं देंगे क्योंकि ये बनता ही नहीं है। तो बिल्डर ने लोगों को डराने के लिए सबके को, उनको जो जिनने नहीं दिया उनके ऊपर तो केस करा ही, सोसाइटी के ऊपर भी केस कर दिया।
जबकि सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व थी नहीं। फिर बाद में बिल्डर ने वहाँ पर कोर्ट में कहा भी कि नहीं, सोसाइटी को तो हमने ऐसे ही केस किया, मतलब सोसाइटी को डराने के लिए, सोसाइटी के सदस्यों को डराने के लिए खेल खेला आपने। और वो केस उनका नाम भी उन्होंने नहीं हटाया, बाकायदा सोसाइटी को नोटिस आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती रही। फिर 2020 में जो इस सोसाइटी के चेयरमैन थे मिस्टर मेलकम परेरा, उन साहब वो अभी तक लगातार शिकायत कर रहे थे बिल्डर के खिलाफ, वो अचानक पलटी खा गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, मेलविन जी बिल्डर को ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं, बिल्डर कन्वेंस डीड देने को तैयार है, मगर ये मेलविन जी और इनकी वजह से नहीं हो रहा है, ये है वो है। मतलब आपने 5 साल तक कंप्लेंट करी कि कन्वेंस डीड नहीं मिली, आपने 5 साल तक कंप्लेंट करी कि हमारे को सोसाइटी के जो आप उसमें पूरे मूल कागजात नहीं है, और बाद में अचानक आप बदल गए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। इस बात के बाद जो कंप्लेंट की गई तो 1 साल के बाद जाकर किसी प्रकार से 988/2021 के दिन, मतलब दिसंबर 2021 में FIR दर्ज की गई। इस FIR को दर्ज करने के बाद जो आईओ था वो तो छुट्टी पर चला गया, और आईओ ने शिकायतकर्ता से, और शिकायतकर्ता एक नहीं है, 6 शिकायतकर्ता है, इन्होंने क्या किया, आईओ का बयान ले लिया, यानी शिकायतकर्ता का बयान लिया, लेकिन उस शिकायतकर्ता का बयान में कुछ भी पूछा नहीं, कोई भी चीज़ नहीं रखी। इन्होंने कई ऐसे पेपर रखे जो हमने बाकायदा सुकोस नोटिस के तहत इसको जो आईओ था, जांच अधिकारी तत्कालीन, उसको हमने भेजा कि भाई तुमने ये क्या क्या किया है। और क्योंकि वो समझ नहीं रहे शिकायतें कर करके, तो उनका हमने कार्टून बना करके भी उनको दिया कि ताकि आप समझ सको। ये सब चीज़ें हमारी तरफ से भेजी गई। जब ये सब भेजी गई, ये सब चीज़ें हमने पूरा ये किया गया, तो सी समरी रिपोर्ट जो इन लोगों ने दाखिल की थी, वो सी समरी रिपोर्ट इस आईओ ने बिना किसी इस मामले को रफा दफा करके झूठे गवाह जो 10 खड़े किए, इन सब के का सहारा लेकर सी समरी रिपोर्ट दाखिल की और इस मैटर को बंद कर दिया। सी समरी रिपोर्ट की आखिरी तारीख जो अंतिम रिपोर्ट दिखा रही है 28 फरवरी 2022 है, जिस पर 4 मार्च 2022 के दिन साइन है किसके, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनैना नाटे के। इस मामले में जब क्या बोलते चार्जशीट दाखिल नहीं हुई अपने 19 मई तक, अप्रैल तक, तो हमें मालूम पड़ा अप्रैल में ये लोग मेलविन जी और उनकी मिसेज काफ़ी पीछे पड़े। इन लोगों ने लेटर भी दिए कि भाई ये हम चार्जशीट दाखिल करो, टाइम हो गया है, 90 दिन पूरे हो गए हैं, चार्जशीट दाखिल करो। मतलब आपकी सी समरी रिपोर्ट में 28 फरवरी दिखा रहा है अंतिम रिपोर्ट, और हम ये पूछ रहे हैं मेलविन जी कब, अप्रैल में 15 से 20 अप्रैल के बीच में पूछ रहे हैं। बाकायदा लेटर दिया गया है इनको कि भाई सी समरी रिपोर्ट, ये अपने सी समरी नहीं, चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की आपने, क्योंकि उस टाइम तक सी समरी तो मालूम नहीं था, चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की। तो ये साहब आईओ जो है तत्कालीन अपने सुनील कडू जी बोलते हैं नहीं अभी क्या कहते हैं तैयार नहीं हुई है, जांच चल रही है, ऐसा बहाना बनाया। फिर इसके बाद मई में इन लोगों ने फिर क्या बोलते काफ़ी कोशिश की और लेटर वगैरह भेजे, मई तक में भी नहीं हुआ, और इनका ट्रांसफ़र हो गया उसका अपने जो सुनैना नटे थी अपने सीनियर पुरानी, उनका ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद दूसरे जो प्रदीप कुमार जी आए, तो ये लोग उनके पीछे भी पड़े मेलविन जी कि भाई ये चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है बताओ। तो मेलविन जी भी उनसे पूछ रहे हैं सुनील कडू से, और सीनियर जो प्रदीप मौर्य जी है वो भी पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है फाइल, और प्रदीप मौर्य वो अपने सुनील कडू जी बता ही नहीं रहे, उनको कोई जानकारी नहीं दे रहे। आखिर में 2 जून को सुनील कडू का ट्रांसफ़र हो गया। मतलब ये समझ लीजिए इस तारीख तक प्रदीप मौर्य जी के पास या किसी के पास वो दस्तावेज, वो फाइल जो अंतिम रिपोर्ट जिसे चार्जशीट कहा जाता है, जिसमें आज की तारीख में प्रूफ के साथ है कि 28 फरवरी को ये चार्जशीट को अंतिम रूप दे दिया गया है, वो चार्जशीट अब थाने के अंदर होनी चाहिए थी, बाकायदा अपने रिकॉर्ड पर होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड रूम में होनी चाहिए थी। वो रिकॉर्ड रूम में नहीं, 28 फरवरी के बाद 4 मार्च को साइन हुआ है, उसके बाद वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे या दूसरे दिन इस रिपोर्ट को अदालत में जमा हो जाना चाहिए था, वो वहाँ नहीं गई। 2 जून को इन साहब का ट्रांसफ़र हो गया। मेलविन जी को मालूम पड़ा, 6 जून को मेलविन जी वहाँ हाजिर हुए यहाँ मोकेलो पुलिस थाने में, और प्रदीप मौर्य जी से पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ। तो प्रदीप मौर्य जी इनके सामने
किनके सामने, मेलविन जी के सामने फ़ोन कर रहे हैं। किसको? उस जिसका ट्रांसफ़र हो गया वो तत्कालीन सुनील कड़ू जांच अधिकारी, उसको फ़ोन करे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये बाकायदा मोबाइल लोकेशन कॉल डिटेल से पता चलेगा, जिसकी हमने बाकायदा इसमें लिखा है, हमने कंप्लेंट में लिखा है कि इनकी रिपोर्ट निकालिए, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि उस वक्त इन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। इसके बाद 21 तारीख को मेलविन जी यहाँ आते हैं तो मालूम पड़ रहा है कि 20 तारीख को सी समरी रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। प्रदीप मौर्य जी को नहीं मालूम, जो यहाँ पर सीनियर है उनको नहीं मालूम, और सी समरी रिपोर्ट 4 महीने के बाद दाखिल की गई। आखिर प्रोटेक्शन लगाया गया, प्रोटेक्शन इस मामले में इसको रद्द करने के लिए सी समरी को हम लोगों ने काफ़ी लेटर भेजे, शिकायतें करी, कार्रवाई नहीं हो रही। फिर जब काफ़ी कुछ होने के बाद जाकर के पुलिस ने इस मामले में सी समरी रिपोर्ट रद्द करने की एप्लीकेशन डाली और सी समरी रिपोर्ट को रद्द किया। अभी सी समरी रिपोर्ट अगर रद्द हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जांच अधिकारी था उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है। हमने तो प्रूफ के साथ दिया, उन्होंने कुछ गलत किया है। और उसके साथ जिन लोगों ने गवाही दी, जिसके बेस पर ये सब चीज़ ये अपने सी समरी रिपोर्ट दाखिल की गई थी, उन लोगों का भी गवाही झूठी साबित हो गई। साबित हो गया कि वो लोग दोषी है। अगर इसके बाद सी समरी रिपोर्ट रद्द करने के बाद इन लोगों ने उसको चैलेंज किया होता तो ये होता कि हाँ भाई ये लोग क्या बोलते झूठे नहीं है, इन लोगों ने को चैलेंज करा है इन्होंने। लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि ये सब 10 के 10 और ये दोनों लोग जो सीनियर और ये अपने जांच अधिकारी थे तत्कालीन, ये सब के सब दोषी है। इसके बाद संगठन की तरफ से इन सभी लोगों को शोकॉज नोटिस भेजा गया। अब शोकॉज नोटिस आप कहेंगे क्यों भाई, ये आपको क्या अधिकार है? हमें एक चीज़ बताइए आप, अगर मेरे बच्चे को किसी ने या आपने मारा, सर फोड़ दिया उसका, मैं अगर आपसे जाके पूछता हूँ लिखित में कि आपने मेरे बच्चे का सर फोड़ा, तो क्या ये गुनाह है? क्या ये गुनाह है? अगर गुनाह है तो ठीक है, आप जाइए वहाँ शिकायत कीजिए और उसके ऊपर गुनाह बनता है, क्राइम बनता है, क्रिमिनल अपने कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो आप एफआईआर करिए। आपको हमें फ़ोन करने का अधिकार नहीं है। आपको जो भी करना है कानूनन आपने उससे कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने जो शोकॉज नोटिस भेजे 10 उनको, किसको? अपने गवाहों को जिन्होंने झूठी गवाही दी, उन लोगों ने उसका तो जवाब हमने उनको ये कहा कि जनाब अगर जो आरोप हमने लगाए हैं दस्तावेज के आधार पर लगाए हैं, अगर ये दस्तावेज में कहीं कोई गलती नज़र आ रही है या आरोप गलत है तो आप हमें 10 दिन के अंदर हमें बताइए। अगर आप नहीं बताते तो इसका मतलब हमारे आरोप सही है। और दूसरी चीज़ हम ये भी कह रहे हैं, अगर ये आरोप आपने गलती से लगाए हैं तो आप माफ़ी मांग लीजिए इस मामले में, हम लोग उस हिसाब से कदम उठाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आरोप आपको डरा धमका कर आयु ने लगवाए हैं तो उसके भी बारे में आप शिकायत कीजिए विथ एफिडेविट के साथ। ये सब हमने अपने शोकॉज नोटिस में लिखा। और क्योंकि ये आप और हम सब जानते हैं, शिकायतें भेज कर हमारे पास तो पन्ने लग गए, शिकायतें भेज कर ये लोग सुन नहीं रहे। तो हमने कहा अब ये समझ नहीं रहे हैं तो इन लोगों को जैसे बच्चों को समझाया जाता है, जैसे अनपढ़ों को समझाया जाता है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित भी किया है कि अनपढ़ों को या बच्चों को कार्टून के जरिए आप बताएंगे, समझाएंगे तो बहुत अच्छी से और आसानी से समझेंगे। हमने जो 60 पेज की इनको शोकॉज नोटिस दिया है उसको एक ही पेज में कार्टून के जरिए समझा दिया। ये कार्टून देखकर ये भ्रष्ट अधिकारी बड़े आराम ऐसे बिफर गए जैसे क्या हो गया। मतलब जब तक शिकायतें कर रहे थे तब तक तो इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था, तब तक तो ये बड़े आराम से बैठे हुए थे, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही हम लोगों ने कार्टून बना करके सामने रखा, ये लोग बिफर गए। और ये देखिए वहाँ से शिकायतकर्ता गवाह लोग ने शिकायत करी, ठीक है मानते हैं, आप गवाहों की शिकायत पर जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो बनाइए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो वो बनाइए, लेकिन आपको बिना कोई कार्रवाई, कागजी कार्रवाई किए धमकी देने का फ़ोन पर अधिकार नहीं दिया है किसी ने। ये गैर संवैधानिक है। मगर इन्होंने 12 तारीख को हमारे सदस्य नितिन को धमकी दी, उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तुमने कैसे शोकॉज नोटिस दिया। तो हम लोगों ने उसी दिन 12 तारीख को 12 मई को कंप्लेंट दे दी कि भाई इस तरीके से धमकी दी गई है हमें। जब हमारा कंप्लेंट लेटर इन लोगों के पास पहुंचा
तो उसके 6 दिन के बाद इन्होंने कागजी कार्रवाई करी। कागजी कार्रवाई में इन्होंने 18 तारीख को लिखा और कहा कि आपने इनको शोकॉस नोटिस दिया है, गलत दिया है, आपने इनका कार्टून बनाया, गलत बनाया है, आरोप अशब्द शब्द बोले हैं। और आपने इसके बाद ये देखिए, इन साहब ने उसमें लिखा है बाकायदा, जो सुधाकर जी है हमारे, जिनको मतलब ये मामला सौंपा गया होगा शायद, तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि आपने सुधाकर जी का कार्टून बनाया है, उनको अशब्द शब्द लिखे हैं, इसलिए आपको हमारे पास आके जवाब देना होगा। भाई, जिन्होंने लिखित में शिकायत करी है उनके कहने पर आप कर रहे हो वो तो हम मानते हैं, मगर वो भी लिखित में करना था आपको। वो आपने फ़ोन करे पहले धमकी दी और फिर बाद में आपने हमें लेटर दिया। लेकिन इन्होंने तो कोई शिकायत भी नहीं की है, जो भ्रष्ट है, जिनके बारे में पूरे प्रूफ और सबूतों के साथ हमने दिया है, जिनकी सी समरी रिपोर्ट रद्द हो चुकी है, उनका नाम आपने क्यों लिया? आप क्या उनके वकील हैं? क्या वो आपके स्वामी हैं, जो आप उनके मामले में इस तरीके से आप बात कर रहे हैं? इस तरीके से ये ये कौन सा संवैधानिक तरीका है? तो हमारा सिंपल सा उनको कहना था कि भाई, इस मामले में आपको ये जो किया है आपने, वो बिल्कुल गलत किया है, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। और इस मामले में हमने बाकायदा 22 पेज की शिकायत करी है सभी वरिष्ठों को। इसमें हमने एडिशनल सीपी और अपने प्राइम मिनिस्टर, हमने ह्यूमन राइट्स में इसका डायरी नंबर भी चढ़ गया है, ह्यूमन राइट्स में भी हमने कंप्लेंट की है। क्योंकि ये जो आवाज़, क्यों इन्होंने ऐसा धमकी दी? हमारी जो इतनी शिकायतें हो रही थी अपराधियों के खिलाफ, वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे, वहाँ पर तो ये लोग बस चुपचाप बैठे थे। लेकिन जहाँ हमने कंप्लेंट कार्टून के रूप में कर दी, तो ये तुरंत सक्रिय हो गए। उस वक्त इनको संज्ञान लेना आ गया, उस वक्त पहले संज्ञान लेना नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब अब ये जो हमने कदम उठाए, जो हमने आवाज़ इनके खिलाफ उठाई, उस आवाज़ को दबाया जाए, एक्टिविस्टों की आवाज़ को दबाया जाए, विसिल ब्लोअर की आवाज़ को दबाया जाए। इसके लिए ये कदम उठाया गया इनकी तरफ से, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। और इसके लिए हमने कहा कि इस मामले में इनका बाकायदा सुनील कड़ू से संपर्क है, बाकायदा उन आरोपियों से जो 988 में, जो इस मामले में जिनके ऊपर मोफा के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, उन लोगों से इनका संपर्क है, जो अभी ऑफिसर हैं यहाँ पे, जो सुधाकर जी है, जिन्होंने बुलाया है, जिन्होंने नितिन को अभी बुलाया था कि भाई इंक्वायरी में हमें अपना ये दीजिए, बयान दीजिए इनको। हमें आज जो आए वो उसका क्या रीज़न है? आज जो नितिन जी के मामले में नितिन जी को बुलाया गया था यहाँ पर कि आप क्या बोलते आकर अपना जवाब दीजिए, वो सुधाकर जी उनसे जुड़े हुए। वो सुधाकर जी जो है एपीआई है यहाँ के, जिन्होंने मतलब जो जांच अधिकारी बने इस मामले में, जबकि ये मामला कोई और देख रहा है, एक ही के हाथ में ये मामला रहना चाहिए, लेकिन ये इसमें आए, ये वरिष्ठ है, मगर इन्होंने जो काम किया स्वामी भक्ति में किया, ये साफ नज़र आ रहा है। तो हमने साफ साफ कह दिया वरिष्ठों से कि ऐसे अधिकारी के ऊपर जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, ये देश में भ्रष्टाचार एक्टिविस्टों की आवाज़ इसी तरह दबाई जाती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, ये जिस तरीके का घटनाक्रम चला है, कहीं फाइल दबाने का, या ऑफिसर ने कुछ करप्शन करके, या ब्राइब मनी, या कुछ इस तरीके का क्या आपको शंका लग रही है? इसमें पूरी तरीके से सुनील कड़ू तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, उन्होंने भरपूर पैसा आया है, खुले आम हम कहते हैं, एक सबूत है इसका, एक सबूत है इस मामले में कि सुनील कड़ू सबसे ज़्यादा भ्रष्ट निकले हैं इसके अंदर, और उसके पूरे प्रूफ है। जिन्होंने क्या बोलते हैं फाइल को सुनैना, मतलब आप ये समझिए, जो चार्जशीट 28 फरवरी को साइन हो चुकी है, 28 फरवरी को, वो चार्जशीट 2 जून तक, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हुए, इस जगह पर आई ही नहीं इनके रिकॉर्ड में, और ये सुनील कड़ू अपने साथ ले गए। और इसका मतलब एक चीज़, अच्छा, उसमें 19 तारीख को मई में ये दी गई कंप्लेंट कि भाई चार्जशीट अभी तक हमें नहीं दी गई, चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं क्यों की गई, तो इसका मतलब मई में इन्होंने चार्जशीट साइन ही नहीं हुए। फिर मई में किसके, जो 4 मार्च के साइन दिखाई दे रहे सुनैना नटे के, वो साइन सुनैना नटे ने 4 मार्च को नहीं किए, ये मई के बाद किए गए हैं, ये उस दिन के बाद किए गए हैं, बाद में किए गए हैं। क्यों किए गए भाई? यानी बाद में जो ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं है थाने में, उसका साइन आप करते हो, तो इसके लिए उसकी जो कंप्यूटर में फाइल जहाँ से प्रिंट आउट निकाला गया है, वो फाइल
मंगाइए और ये मंगाइए, वहाँ उनकी मोबाइल लोकेशन कॉल डिटेल लीजिए, किनकी, सुनील कड़ू जी की और सुनैना जी की, कि कहाँ पर जाकर के ये फाइल पे साइन किया है, सुनील कड़ू ने कब साइन करवाया उनसे, है ना। ये सारी चीज़ें आकर के पूरी सामने आ जाएगी। अच्छा, ये शिकायत मोफा में की गई है? मोफा में जो एफआईआर है वो मोफा के तहत हुई है। कौन कौन से सेक्शन लगे हैं? इसमें सेक्शन 11 और 13 लगे हुए हैं मोफा में, और 406 नंबर की कहते हैं आईपीसी लगा है उसके अंदर, जो बाद में लगाया गया। तो ये पूरी मोफा के तहत एफआईआर है, जिसको इन लोगों ने बंद कर दिया इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर हम सुनील कड़ू के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि सुनील कड़ू जो है वो और ये जो अभी सुधाकर जी, इन दोनों का आपस में संपर्क है। ये दोनों एक दूसरे को, मतलब सुनील कड़ू को बचाने के लिए ये लगे हुए हैं सुधाकर जी, और उसी वजह से इन्होंने सुनील कड़ू की तरफ से धमकी दी हमारे को, यानी गैर कानूनी तरीके से उन्होंने लिखित में लिखा कि आपने सुनील कड़ू का कार्टून क्यों बनाया, आपने सुनील कड़ू को सोकस नोटिस क्यों दिया। अरे आप कौन होते हो भाई? आपको अगर संज्ञान लेना है तो संज्ञान तो इतने सारी चीज़ें पड़ी है, पहले भी पड़ा था मैटर है। ये मामला सी समरी में सामने दिखाई दे रहा था, 12 लोग दोषी है, आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया 12 लोगों के खिलाफ? अच्छा, एफआईआर के बाद बिल्डर को अरेस्ट किया? बिल्डर को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि सी समरी रिपोर्ट में बोला जा रहा है बाकायदा कि बिल्डर क्या बोलते हैं, वो अपने बेल लेने के लिए कोर्ट गया हुआ है, बेल लेने के लिए कोर्ट गया हुआ है, आ नहीं रहा है। कॉग्निजेबल केस है ना? कॉग्निजेबल केस है, और उनको बिल्डर को कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, उसको यानी वो बेल के लिए जा रहा है, बेल लेने का अधिकार है, सबको अधिकार है। लेकिन आपका काम तो इमीडिएट एक्शन लेने का था ना। आप जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई इसके दूसरे दिन ही आप क्या बोलते छुट्टी पर चले गए 8 दिन के लिए, और आने के बाद आप क्या बोलते कोई जांच नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे नहीं वो बेल के लिए गए हुए हैं, जो आरोपी बेल के लिए गए, ये सब है उसके अंदर। सी समरी रिपोर्ट में फाइनल आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुंची और आगे का क्या स्टेप है? देखिए, सी समरी रिपोर्ट में हम इन 12 लोगों के ऊपर तो एफआईआर करवाएंगे 319 में, जिसमें क्या बोलते इन सभी को इसी में नामजद करवाएंगे, इसी मोफा के तहत, क्योंकि इन्होंने क्यों बचाया। सोचिए, कोई किसी के खिलाफ यानी किसी मामले में झूठी गवाही दे रहा है या किसी को बचाने के लिए मैटर कर रहा है, उसका मतलब क्या होता है? क्या कोई ऐसा ही करेगा? दो ही चीज़ें हैं, एक चीज़ है या तो आप भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, या फिर क्या बोलते आपने उसमें हिस्सेदारी की होगी। तो आप इसका मतलब ये 10 जो गवाह है उन्होंने तो हिस्सेदारी की, और इनको सुनील कड़ू जी को भरपूर पैसा मिला, और इनके साथ में जो वरिष्ठ थे सुनैना नटे, उन्होंने भी पैसा खाया, तभी तो उन्होंने झूठा कहते अलग टाइम पे साइन, जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके बावजूद साइन कर दिया उन्होंने, यानी 4 तारीख का साइन उन्होंने पिछली डेट में कर दिया, आगे जाकर ये चीज़ प्रूफ के साथ है। हाँ, इसका मतलब ये करप्शन का एक बड़ा मुद्दा यहाँ सामने आया हुआ है, और आपकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती। बिल्कुल सही, जब तक ये मोफा के तहत ये 12 लोग उसमें जोड़ने जाते नाम और इनके ऊपर एक्शन नहीं होता, तब तक हमारी रहेगी। साथ में जो भी इनके सपोर्ट में आएगा, जो भी इन मोफा के इन अपराधियों के सपोर्ट में आएगा, उन सबके खिलाफ हमारी शिकायत होगी। जैसे यहाँ पर अभी सुधाकर जी आ गए और पूरे प्रूफ के साथ आए हैं, इसलिए हमने लेटर में बाकायदा लिखा है कि इनकी मोबाइल कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन इनकी सीज करी जाए, ताकि ये पूरा जो भी सबूत है वो सामने रिकॉर्ड पर आ सके। तो ये हमारा कहना है। फर्नांडिस साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये आपने मोफा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाई थी, आपका कन्वेंस डीड नहीं मिला, मुद्दा यही था जी। उसके बाद में एफआईआर होने के बाद में आपने चार्जशीट के लिए इनके ऊपर प्रेशर किया, चार्जशीट भी हो गई, उसके बाद क्या हुआ? आपको क्या अचानक इस तरीके से ये सारे जो यहाँ बुलाया गया है, चार्जशीट होने के बाद तो कार्रवाई होनी चाहिए, और पता चला है कि अभी तक बिल्डर को अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया, जबकि ये कॉग्निजेबल केस है। दरअसल हमको गुमराह कर दिया था वकोला पुलिस स्टेशन ने। इनका आईओ सुनील कड़ू और उनके सीनियर पीआई सुनैना नट्टे के पीछे हम लोग 1.5 साल से लगे हुए थे, जब से मैंने पहले कंप्लेन करा था। एफआईआर दिसंबर 9 तारीख को 2021 में लग चुका था, उसके बावजूद उन्होंने कभी भी कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने एविडेंस के तौर पे मेरे से कम 1000 पेजेस लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि जब हमने सी समरी रिपोर्ट उन्होंने दाखिल किया था, जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं था, ना ही मेरे को कोई चिट्ठी दी थी, ना ही किसी ने मुझे बताया था कि सी समरी फाइल हुई है। सी समरी फाइल होने के बाद हमें पता चली। अभी दुख की यह बात है कि मेरे सभी एविडेंसेस जो थे उसमें से एक भी एविडेंस सी समरी रिपोर्ट में नहीं था।
ये बहुत बड़ी दुख की बात जो है। आपने सबूत दिए थे कि जो क्राइम किया गया उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ। वो फाइल में नहीं थे। नहीं थे, उन्होंने एक भी एविडेंस फाइल में नहीं डाला था। हमारे पास हमने कोर्ट से सब कॉपीज़ मांगी, हमने तकरार किया और 3 अप्रैल को कोर्ट ने परमिशन दी कि दिस हैज़ टू बी री इन्वेस्टिगेटेड। तो ये आपको कब पता चला? हमें जब ये 3 तारीख को री इन्वेस्टिगेशन का हुआ और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो हमें 2 दिन के अंदर, मैं तो हर रोज़ आता हूँ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जांच के लिए, क्योंकि हम लोग ने ये इस पर्टिकुलर यूनिक केस है। क्योंकि अगर आप देखें 4 तारीख मार्च की 4 तारीख 2022 को ये सी समरी रिपोर्ट साइन करवाई थी, इसके दस्तखत थे मिसेस सुनैना नट्टी जो सीनियर पीआई थी और मिस्टर सुनील कडू जो आयो थे। तो 4 मार्च के बाद उनका 1 दिन के अंदर ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल होना चाहिए था। ये उनके ही टाइम फ्रेम रूल्स वगैरह किए हुए हैं, ये ताबड़तोड़ रजिस्टर करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने 4 महीने के बाद 20 जून को दाखिल कर दिया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो ये दरअसल अभी जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है पुलिस में, तो वो लोग खुद बोलते हैं कि ये एक फ्रॉड है, ये रूल्स पे फ्रॉड किया है उन्होंने। पुलिस रूल्स होते हैं, पुलिस रूल्स में कई कायदे होते हैं, वो कायदे के अनुसार 4 घंटे 6 घंटे 24 घंटे के अंदर आपको सी समरी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल करनी पड़ती है। तो अब जो ये अभी शिवनारायण शर्मा जी से बात हो रही थी, उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि ऑर्गेनाइज प्लान करके जैसे क्राइम होता है वैसा पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों ने, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिए उनके। तो क्या लग रहा है ये इस तरीके का क्यों किया गया? पुलिस का काम है कार्रवाई करना। अभी इस मुद्दे पर अगर आप 4 मार्च को आप सी समरी रिपोर्ट साइन करते हैं, आईओ सीनियर पीआई की सही होती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मुझे नहीं लगता और कोई करप्शन के अलावा कोई मुद्दा ही है। क्योंकि अगर मेरे एक भी कागज़ का एविडेंस के तौर पे उन्होंने सी समरी में नहीं डाला है, हमने मुद्दे उठाए जैसे लैंड डॉक्यूमेंट्स, ज़मीन के डॉक्यूमेंट जो लैंड ओनर को देने चाहिए थे वो आज तक नहीं दिए हैं। बिल्डिंग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो बिल्डर स्वानंदा डेवलपर को देने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं दिए। एक इलीगल जो आज के तारीख में फॉर्जरी और फ्रॉड करके इन्होंने एक इमारत बांधी है जिसको वो कहते हैं कि वो गराज है, जिसका कोई प्रस्ताव ही नहीं है बीएमसी में। हमारे पास एफए फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है जिसने कहा है कि इसके लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं है बीएमसी में। तो अगर कोई प्रस्ताव नहीं है उसके ऊपर उन्होंने जो दस्तावेज प्रस्ताव के तौर पे उन्होंने जमा कर दिए बीएमसी, आधे से ज़्यादा कागज़ गायब है। तो जो आईओ थी, जो लेडी थी, जो वो सीनियर पीआई थी। सीनियर पीआई आईओ कौन है? आईओ सुनील कडू। उनका क्या कहना है? आप जब मिलते हैं उनसे क्या कहते हैं? तो उनको तो लगता था कि वो मेरे ऊपर मेहरबानी करते हैं। मैं जब भी मैं पूछता हूँ मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ ना, तो बार बार आप मुझे क्यों पूछ रहे? मैं बोला मेरा तो काम ही है पूछना। उसके बाद मैंने चिट्ठी लिखी है, 14 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी, 17 मई को एक चिट्ठी लिखी थी। उसने बोला कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा उनका जवाब था। 25 अप्रैल 2022 को सीनियर पीआई का तो ट्रांसफ़र हुआ है, वो यहाँ पर नहीं है। 14 मई को आईओ ने छुट्टी ली है। 14 मई के बाद उसने इस वकला पुलिस स्टेशन में दाखिल ही नहीं किया है, तो फिर वो फाइल कहाँ थी? और 20 जून को किसके कहने पर उन्होंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल करी है? एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी मांग है कि मुझे 154(1) 160A के तहत दोनों सुनैना नट्टे मैडम जो सीनियर पीआई थी और सुनील कडू जी जो आईओ थे, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये दरअसल फ्रॉड किया है, पुलिस रूल्स के अगेंस्ट में ये फ्रॉड है। क्योंकि जब भी किसी को पूछता है तो बोलता है ऐसे कभी होता ही नहीं है कि सी समरी सही कर ली है, और सी समरी की फाइलिंग 4 महीने के बाद होती है।
ये कभी नहीं हुआ है। एपीआई सुधार खर्चे के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी उनको मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने जब मुद्दा था कि उन्होंने कुछ कार्रवाई के तौर पे उनको कागजात देखने थे कि उनका जो काम था, जो पुलिस का काम था, वो BBBJ ने किया है। जो उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने इतना मेहनत करी है, सब डॉक्यूमेंट्स के तौर पे उनके पास थे, उसके बेसिस पे उन्हें एनालिसिस किए कि सब के सब जो 10 के 10 विटनेसेस है उन्होंने सब झूठे विटनेस दिए जब उनको कोई मुद्दा ही नहीं पता था। दरअसल और एक बड़ी बात यह है कि डेवलपर ने हमारे ऊपर 10 मेंबर के ऊपर वैट का केस ठोका है और 7 साल हो गए। अगर आप पैसे की मांग कर रहे हैं, आपने बोला है कि आपने वैट का पैसा दिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कोर्ट में गवर्नमेंट पेड चालान दें। जो आज तक उन्होंने 1 रुपये का पेड चालान गवर्नमेंट का नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? सब जानते हैं इसका मतलब क्या है। क्या लगता है, जैसे ये बिल्डर का कहना है कि मैं बना के दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे प्रस्ताव पास किए थे, इन्होंने नहीं माना, मैं तो कन्विंस देने को तैयार हूँ, तो ऐसा बोल देने से उनका जो मोफा का अंदर जो उन्होंने जो गुनाह हुआ है वो अलग है, या ये कह रहे हैं इसको माना जाएगा कि मैं बना के दे? सर, आपके पास जो आपका DA है इसमें क्लियर कट लिखा है कि जैसे ही होता है आपका रजिस्ट्रेशन, उसके 4 महीने के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वेंस सोसाइटी को देना पड़ता है और उसके बाद इंडेक्स 2 करके है जिसमें सब सोसाइटी के मेंबर्स के नाम होते हैं, वो देने पड़ते हैं। इसके लिए एक ही रुकावट आ सकती थी जो इसमें नहीं है, क्योंकि सभी के सभी परचेज़र 32 के 32 परचेज़र ने स्टैम्प ड्यूटी भरी थी, तो उसको कोई कारण ही नहीं है देने का। उसको कोई कारण नहीं था कि ये कन्वेंस नहीं देना चाहिए। कोई भी कहने के लिए कोई भी चीज़ डेवलपर बोल सकता है। मेरे को तो बचपन से देने का था और एक्चुअली देना ये अलग बात होती है। क्राइम हो चुका आपको क्राइम हो चुका है, आपको देना था। 14 साल नहीं लगते सर जी। कोई भी चीज़ जो 4 महीने में करनी पड़ती थी वो 4 महीने ने 5 महीने में करो, 14 साल नहीं लगते। उसके बावजूद उसने जब एक ड्राफ्ट भेजा है FIR होने के बाद, उसमें भी कंडीशन डाली है कि यह ज़मीन हमारी इलीगल ज़मीन जो हड़प कर ली थी लैंड ओनर लिम्बोवाला ने और सोनंदा डेवलपर ने, वो बोलते हैं वो ज़मीन उनकी है। अरे भाई, आप हर चीज़ में कंडीशन डालते हो। जो चीज़ सोसाइटी की है वो किसी की नहीं हो सकती। अब जैसा कि पुलिस का रवैया अब तक आपने देखा है, अभी क्या आपको लग रहा है आने वाले टाइम में ये जिस बात को लेकर के आप लड़ रहे हैं उस पर कुछ कार्रवाई होती दिख रही है? अभी री इन्वेस्टिगेशन होगा, मतलब ये पूरा केस ज़ीरो होगा। मेरा 2.5 साल का बर्बादी हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे 2.5 साल निकल गए कंप्लेंट देने के बाद। जब तक री इन्वेस्टिगेशन का सी सरमरी से जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने परमिशन ग्रांट की है, मेरे 2.5 साल ख़राब हुए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये मुझे सीनियर PI, करंट सीनियर PI या ये स्टेट के जो भी है उन्होंने मुझे देने हैं। ये फाइनल वो एक है, क्योंकि मेरा 2.5 साल का टाइम बर्बाद हुआ है सर। अभी जो उन्होंने फ्रॉड और फॉर्जरी से कागजात लिए, ज़मीन लूटी है, ज़मीन अपने नाम पर लेने की कोशिश की, मैंने अभी रोक दिया है वो सब। तो उसका भी अभी तक BMC का कोई कोऑपरेशन नहीं। BMC ने सब लोगों ने पैसे खाए हुए हैं और हम लोगों ने इसके लिए अभी जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके, वेरिफिकेशन करके अब अभी अगले 8 दिनों में 154(1), 166 हम लोग दाखिल करने वाले। उसमें 4 BMC के सीनियर अफसर होंगे और लिम्बोवाला होगा जो लैंड ओनर है, सोनंदा डेवलपर, उनके तीनों पार्टनर भरत पटेल, नानजी पटेल, दिलीप पटेल और आर्किटेक्ट तोरसकर, इनका सभी का नाम इस 154(1), 166A में दाखिल हो चुका है। अभी उनको केवल हमको थोड़े कागजात BMC कल देगी, फिर परसों के दिन हम जाके पुलिस में वकोला पुलिस स्टेशन में दाखिल करेंगे और यही कागजात हम सभी नामचीन जो यहाँ के CM साहब हैं, डिप्टी CM साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और बाकी 6-7 इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज जो है उनको सबको हम इंटीमेट करेंगे। यही कॉपी उनके पास भी जाएगी ताकि उनको समझ आए क्या हो रहा है पुलिस स्टेशन में, क्या हो रहा है BMC में और किस तरह से वो लोग बर्ताव करें। हमें पुलिस का एटीट्यूड बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ तक आपकी लड़ाई जो नज़र आ रही है
तो करप्शन का जो मुद्दा है वो साफ नजर वो तो साफ नज़र आ रहा है सर। आपने अभी मैं हाल ही में किसी को मिला था तो उसने कहा अभी ये कागजात आप जाकर ईडी को दे दो, क्योंकि करप्शन तो साफ दिखाई दे रहा है, बीएमसी में दिखाई दे रहा है, पुलिस स्टेशन में भी दिखाई दे रहा है। तो इनके अफसरों को ये कागजात जाके आप ईडी में प्रस्ताव डाल दी। तो ये जो अभी 154 है 163 है हम ईडी को दे रहे हैं, हम सीबीआई को दे रहे हैं, हम एंटी करप्शन ब्यूरो को भी दे रहे हैं। सभी कमिश्नर्स को हम लोग इसका इंटीमेट करेंगे कि ये मुद्दा बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो बम्बई को बर्बाद कर देंगे लोग। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जब तक ये पूरे जो पुलिस विभाग ने जिन्होंने करप्शन किया है, जो बिल्डर ने किया है, ये लड़ाई जब तक आप अंजाम तक नहीं लेके जाएंगे तब तक आप लड़ते रहेंगे? मेरा एक ही मुद्दा है, मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ लेके जाता हूँ हमारे बम्बई शहर के लिए, मेरे भारत देश के लिए मैं लड़ूंगा, क्योंकि ये देश का नुकसान हो रहा है। ये पूरे बम्बई शहर को उन्होंने चीटिंग करा है। ये सभी ये बीएमसी ऑफिसर ने, ये पुलिस ऑफिसर ने, सभी लोगों ने चीटिंग करा है, देश का नाम खराब करने के ऊपर तुले हैं। और आम जनता को भी, और आम जनता को इसका बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों को कन्वेंस क्या है, कन्वेंस डीड क्या है, डीम कन्वेंस क्या है, मोफा क्या है, आम लोगों को नहीं पता। आप जैसे लोग लड़ते हैं तो लोगों तक थोड़ी जानकारी जाती है। मैं तो काफ़ी लोगों को एडुकेट करता हूँ, काफ़ी लोग मुझसे राय मांगते हैं, लेकिन मेरी जब ये जो लड़ाई है, जब मेरे को लगा कि अगर पुलिस भी करप्शन करने बैठी तो मुझे कोई मेरे खास लोगों में से शिवनारायण जी हैं जो लीगल टीम के हेड है, BVBJ की एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है भारत देश में। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो पुलिस काम नहीं कर सकती आज तक, बाकायदा बगैर करप्शन का। तो ऐसे लोग जब करते हैं कोई काम तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन है जो उनकी एनालिसिस देखो। शो कॉज नोटिस क्या है? शो कॉज इज़ नथिंग बट एन एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। आप फैक्ट्स आप पढ़ते नहीं हो, आपने एक शो कॉज नोटिस देख लिया तो आपको लगा पुलिस का काम बंद होगा। मेरा नाम नितिन चौहान है। क्या ये मुद्दा, जैसे आज काफ़ी दिनों से फर्नांडिस जी से बात हुई, शिवनारायण जी से बात हुई, करप्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा सामने आ रहा है कि पुलिस स्टेशन में वर्दी की आड़ में अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो आम लोगों को क्या मैसेज जाएगा, लोगों को संदेश क्या जाएगा? आप कैसे जुड़े हैं और अपने बारे में बताइए, ये लड़ाई किस तरफ जा रही है? ठीक है, मेरा नाम नितिन चौहान है। मैं कई सालों से भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट में हूँ और मतलब कई संगठन के साथ या खुद के संगठन के साथ मैं काम करता हूँ इसमें। फ़िलहाल तो ये मुद्दा ऐसे है कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी जागृति अभियान के तहत भी जुड़ा हूँ और उसमें मतलब ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जिस मैटर में हम लोग विजल ब्लोअर है, जिस मैटर को हमने निकाला है उसका करप्शन, उसमें MRTP का मामला है, सरकारी मतलब जो टैक्स चोरी का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, वो उजागर करने के बाद हमारी सराहना होने के बजाय हमें उसमें प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस द्वारा। वो कैसा किया जा रहा है कि हमारा तो देखो पहले से हमने ये साबित कर दिया था कि बिल्डर द्वारा कैसा मतलब टेरेस के ऊपर या जो नीचे गैरेज बांधा गया है सब, और किस तरीके से मतलब जो पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला हमने उजागर किया था उसमें पुलिस द्वारा जो सी समरी जो दाखिल की थी गुनहगार लोग को बचाने के लिए, मतलब जबकि इनके खिलाफ FIR दाखिल हुई थी तो उससे बचाने के लिए सी समरी दाखिल की गई थी कोर्ट में, और उसे भी हमने खारिज करवाया पुलिस द्वारा और नया आयोग को अपॉइंट किया गया। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि ये जितने भी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, मतलब बिल्डर है, सोसाइटी के कुछ भ्रष्ट लोग हैं, ये सब मिलके अभी हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा किया जा रहा है कि ये जो लोग हैं सोसाइटी के लोग, इनको कुछ भी मतलब झूठा शिकायत पत्र देंगे, उस शिकायत पत्र के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के बदले मतलब दस्तावेजी कार्रवाई करना चाहिए कि पहले उनको एक लेटर बनाना चाहिए मुझे बुलाने का, फिर मुझे भेजना चाहिए। तो वो सब छोड़ के मुझे डायरेक्ट धमकाया जा रहा है। 12 मई को मुझे फ़ोन किया यहाँ के वाकोला पुलिस स्टेशन के जो API है सुधाकर खजे जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन के ऊपर धमका रहे कि आप ऐसा कैसा आप पत्र भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, ऐसा कैसा आप हमारे मतलब पुलिस ऑफिसर लोग के आप कार्टून बना रहे हैं वगैरह वगैरह।
जबकि जिनका कार्टून बनाया गया वो कड़ू, मिस्टर कड़ू, उनका कोई शिकायत नहीं है, फिर भी इनको उनकी तरफ से ये वकालत करके मुझे धमका रहे, जो कि पूरी तरीके से प्रोसीजर के खिलाफ है, गलत है। ये उन्होंने किया 12 मई को, उसके बाद हमने कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन को और हर जगह हमने कंप्लेंट किया। तब उन्होंने 18 मई को उन्होंने जो है प्रोटोकॉल वाइज उन्होंने लेटर बनाया, फिर मुझे भेजा, और लेटर ऐसा बना है कि एकदम मतलब यूनिवर्सल उनका लेटर आप देखेंगे तो आप हंसेंगे उसके ऊपर। पूरे उसमें कलम डाले कि आप अगर नहीं आएंगे 3 दिन के अंदर तो आपके उधर नीचे सब कलम डाले, 10 कलम डाले, अब इसके तहत कार्रवाई करेंगे। मतलब हमको तो पहला तो पता नहीं चल रहा है, ऐसा आप लेटर भेजते हो। अभी यहाँ कितनी देर से खड़े हैं? जिस ऑफिसर ने बुलाया, मिले आपसे वो? हाँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने लेटर भेजा तो हमने कानून की इज्जत करके हमने उनको फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे करके। मैंने कल ही फ़ोन किया 5 बजे, उसका रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने बोला चलेगा, ठीक है, हमारा रजाबंदी हो गया। उसके तहत हम लोग आज 5 बजे से लेके अभी कितने बजे है? अभी 7:15 बजे, मतलब 2.25 घंटे से हम लोग यहाँ पे रुके हैं। हमने इंक्वायरी किया, पता चला कि वो उस मिस्टर सुधाकर का जो वो भी नहीं है, सीनियर ऑफिसर है वो भी नहीं है, कोई भी जगह पे नहीं है। आपसे एक चीज़ पूछनी है, जिन पुलिस ऑफिसरों पर आपको भ्रष्टाचार का शक है, उनके बारे में आपके पास सबूत या जो चीज़ें हैं करप्शन से जुड़ी हुई, वो कागजात हैं आपके पास में? हाँ, वो पूरे कागजात है। जैसा कि पहले के मिस्टर सुनील कड़ू, उन्होंने सी समरी दाखिल की, तो उन्होंने कैसे सोसाइटी के लोग के झूठे बयान लेके उसके तहत सी समरी दाखिल की, वो सब है। बाद में जैसा कि मतलब जो पूरे पुख्ता सबूत जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसके बावजूद भी लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी के जो नया जो ऑफिसर आए, अभी जबकि ये जो सुधाकर कड़ू जी है, उनको इस तरीके से बुलाना नहीं चाहिए। पूरे शक के दायरे में ये सब काम हो रहा है, ये पूरा प्रोटोकॉल के खिलाफ काम हो रहा है। ऐसा काम नहीं होता, पुलिस मैनुअल के तहत ऐसा काम नहीं होता है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं जबरन। तो ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये करप्शन को आप सामने लोगों के नहीं लाते, तब तक आपकी ये लड़ाई जारी रहेगी? ये लड़ाई जारी रहेगी। आप मांगते हैं तो पीछे देख सकते हैं कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने भी लोग आए। ये पब्लिक का यूनिटी है। जब पब्लिक एक साथ आती है तो कोई वो करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं और उसका निर्मूलन भी कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त यहाँ वकोला पुलिस स्टेशन में गौरांग वोरा जी हैं, जो बहुत बड़े RTI एक्टिविस्ट हैं और समाज के लिए भ्रष्टाचार पर काफ़ी काम कर रहे हैं। देश समाज मुंबई के लिए काफ़ी समय से वो इस लड़ाई में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये एक खबर आ रही है, होशांगबाग सोसाइटी नाम की यहाँ पे एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके बिल्डर ने कन्वेंस का तो घपला किया ही था। उसके बाद में मेलविन फर्नांडिस नाम के शख्स ने जब उनके ऊपर शिकायत दर्ज की, तो पता चल रहा है कि वकोला पुलिस स्टेशन के बाकायदा वर्दी के पीछे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, ऐसा सुना जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप भी उसी के लिए यहाँ आए हैं, तो आपको कुछ बात ऐसी सामने नज़र आई है कि क्या आखिर क्या हुआ है यहाँ? बिल्कुल, मेरा नाम JR वोरा है। पारदर्शिता के लिए, उत्तरदेही के लिए और सुशासन के लिए लड़ते रहता हूँ मैं। ये जो मामला हुआ है बहुत दुखद घटना है ये, कि बिल्डर के साथ में लॉ एनफोर्सर्स कहते हैं, जो जिसको ये कानून इम्प्लीमेंट करना है, वो उनके साथ मिलकर अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम उसके ये प्रोटेस्ट के लिए आए हैं यहाँ पे। ऑफिसर आया, बुलाया हमें, लेकिन हमें अवेलेबल नहीं है, सीट पर अवेलेबल नहीं है। 5 बजे बुलाया, तब से आप लोग खड़े हैं? तब से खड़े, अब तक खड़े। अब समय भी हुआ है 7:20, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहे। तो हमने डिस्पैच कर दिया उसके बारे में। तो ये जो है, जो गलत काम किया, अनधिकृत बांधकाम किए हैं बिल्डर ने, और वहाँ के सेक्रेटरी और चेयरमैन जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो सहायता करने के बजाय बिल्डरों को सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से उनको सपोर्ट, पुलिस की तरफ से उनको सपोर्ट जा रहा है। जो नागरिक है, जो इससे ये गलत रोकने के लिए कोशिश की है, उसको तो कोई सपोर्ट नहीं है, और उनको यहाँ वहाँ भगाया जाता है, और उनको कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है उसकी। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये मेलविन साहब तो इतने पढ़े लिखे और मेरे ख्याल से लॉयर भी हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो पुलिस स्टेशन के अंदर आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? और बहुत बुरा हाल होता होगा। ये तो एजुकेटेड पर्सन है और जेंटली बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि मवालीगिरी करते या गलत रीत से, ढंग से किसी से भी बर्ताव करेंगे। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कोई भी ऑफिसर से
भले कितना भी उसने ये गलत किया हो, लेकिन वो प्यार से ही बात करेगा। तो जो साधारण आम आदमी है जो यहाँ पुलिस स्टेशन अपने ग्रीवेंस के लिए आता है, अपने प्रॉब्लम के लिए आता है, उनके साथ तो बुरा बर्ताव होता ही होगा डेफिनेटली। आज भी हमने देखा, हम यहाँ रुके थे, 2 घंटे से रुके हैं, लेकिन ऑफिसर आके हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। बोले कि चले जाइए चले जाइए। क्यों भाई, हमें बुलाया है तो हम क्यों चले जाए? बुलाया है तो फिर चलो, आप अवेलेबल नहीं हो तो एक सॉरी अपोलॉजी तो आनी चाहिए आपकी तरफ से कि भाई आप आए, 2 घंटे से रुके हो, लेकिन ऑफिसर मिल नहीं पाया, हम आपको और एक अपॉइंटमेंट देते हैं। प्यार से बोलते हम तो भी समझ कर चले जाते। वैसे क्या अभी ये इस तरीके की घटना को महाराष्ट्र, मुंबई में लोगों तक आप कहाँ तक ले जाएंगे? लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से पुलिस का व्यवहार चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस का व्यवहार कल भी हमने देखा होगा। 3 दिन पहले भी एंट्रोपेल पुलिस स्टेशन में 2 एडवोकेट्स को बुरी तरह से उनकी पिटाई की, ब्रूटली मारा उनको। और देखो उनकी ये हिम्मत भी क्या कि भाई इन लोग ने बुरा बर्ताव किया और इन्होंने खुद को मारा, ऐसे सब ये बता रहे हैं। बिल्कुल ये पुलिस को आज तक ये जो छूट मिली है, जो पावर्स है उनके ये दुरुपयोग कर रहे हैं इन लोग। पब्लिक हमारी तरफ से डर रहे, पब्लिक अपनी तरफ से डर रहे कि भाई पुलिस के मामले में पढ़ना नहीं है, खोटा केस मार देगा। जैसे कि उनको भी धमकी मिली थी कि 353 मारूंगा, तेरे पासपोर्ट पे नेगेटिव रिमार्क आ जाएगा, भारत से बाहर नहीं निकल पाएगा और कहीं का नहीं रहेगा और तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक धमकी दी थी कल परसों जो 2 एडवोकेट्स को, और एक दी कि भाई मैं चर्ची लोग से आपसे मरवा दूंगा और तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी धमकी मिली थी उनको कि हम चर्ची लोग को बोलेंगे तुझे तेरा मर्डर करने का, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सब, तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसके ऊपर हम ज़रूर आवाज़ उठाते ही बैठेंगे और भी लोग को जागरूक करते बैठेंगे और पुलिस को भी पता चलाएंगे कि जैसे हो सके वैसे कि आप हमारे पब्लिक सर्वेंट हो और कानून व्यवस्था की आपको जिम्मेदारी जब गवर्नमेंट ने दी है तब आपको वही निभाना है। दुरुपयोग न करें और भ्रष्टाचारी भी न करें। ये रीत से हमारा उनको मैसेज जाएगा। समय लगेगा, थोड़ा सा बराबर है क्योंकि इतने सालों से हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जागरूक करें सभी नागरिकों को और हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, म्यूनसिपालिटी के हो, मंत्रालय ऑफिशियल्स हो, पुलिस वाले हो, सभी को पता चले कि उन लोग हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं और पब्लिक सर्वेंट्स की तरह ही उन लोग को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।